हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी सीएपीएफ 2019 में रैंक 9 हासिल करने वाले रवि वर्मा जी। बहुत बहुत बधाई रवि जी आपको इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। सभी दर्शकों को बता दूं तो सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाती है हर साल। तो रवि जी हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रहा है, क्या बैकग्राउंड है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैं एक बहुत मॉडेस्ट फैमिली से हूँ और मेरे फादर जो है वो एम्स में मतलब एक सिविल जॉब करते हैं, इज ए टेक्नीशियन। और मैंने अपनी जो एजुकेशन की है वो मतलब 10th क्लास मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है, सर्वोदय विद्यालय से। लेटर ऑन 12th क्लास मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल से की है। और उसके बाद फिर जस्ट आफ्टर डूइंग माय 12th आई वाज लाइक फैसिनेटेड टुवर्ड्स द डिफेंस फोर्सेस। तो मैंने डिफेंस के लिए भी ट्राई किया, बट एनडीए एंट्री दे पाया था मैं। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया डीटीयू से इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद फिर मैं अपनी प्रिपरेशन में लग गया डिफेंस फोर्सेस के लिए। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं आप। मतलब दिल्ली डीटीयू तो बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। किस तरीके से आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, किस तरीके से रुझान सीएपीएफ की तरफ आया? There is actually a short story I would like to share with you. When I was preparing for the IIT examination, it was like during my 12th class. So I got to know about the NDA and I wrote the written examination. I somehow cleared it. And then I went for the SSB. And that was the first time when I was having interaction with the officers, with the uniformed officers. And that was the time when I decided, okay, I also want to see myself in the coming few years, because they are so like they are looking so gentlemen, they are so I would say बहुत अच्छे तरीके से उनमें एटिकेट्स होते हैं, एंड दे आर रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ द कंट्री. So that was the point, that was the juncture where I decided, okay, I want to see myself in the uniform forces. जो सपना आपने कई साल पहले देखा अपने आप को यूनिफॉर्म में देखने का, वो आज सच होने वाला है और आज इतनी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को आपने इतनी अमेजिंग रैंक के साथ क्लियर किया है। रवि, जैसे आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा डिफेंस के लिए फैसिनेटेड थे, हम स्पेसिफिकली ये जानना चाहते हैं कि सीएपीएफ कहाँ से पिक्चर में आया, क्योंकि कई बार होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स की एस्पिरेंट्स को जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एनडीए सीडीएस के बारे में बहुत पता होता है, लेकिन सीएपीएफ एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से इसकी रिक्रूटमेंट होती है, ये आप थोड़ा सा हमें बताएं। इसका मुझे एक्चुअल में तब पता चला जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एंड आई वाज लाइक गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक. मैंने आईएएस की तैयारी शुरू की, which I later realized that it's not my cup of tea and neither I'm interested in this civil job. So उस टाइम पर मुझे पता चला कि okay, there is something known as यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट. और जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया और देखा, तो मैंने पाया इट इज रियली एक्चुअली वंडरफुल सर्विस. और जहां पर आपके पास यूनिफॉर्म भी है, जहां पर आपके पास एक अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, पावर भी हैं, आप अपने कंट्री, अपने लोगों को सर्व कर सकते हो. तो वो मुझे सीएपीएफ के बारे में पता चला और तभी से मैंने तैयारी शुरू कर दी. और इसके प्रोसेस की बात करूं तो यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इन्हें बोला जाता है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे. और असिस्टेंट कमांडेंट उसके अंदर एक क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर रैंक है, जो कि एक कंपनी कमांडर होता है. ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर आप एक कंपनी कमांडर के रूप में होते हैं, एंड यू आर लाइक सुपरवाइजिंग अराउंड 130 मैन अंडर योर कमांड. तो बहुत प्रेस्टिजियस मेरे को ये पोजीशन लगी और ये यूनिफॉर्म सर्विस लगी, तो इसलिए मैंने इसके लिए प्रिपरेशन शुरू की. इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कई बार होता है जो यूपीएससी सीएससी भी एस्पिरेंट्स देते हैं वो भी सीएपीएफ को ऑप्ट करते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ प्री रिक्विजिट आपकी पर्सनालिटी में होना चाहिए इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए? सर्टेनली मैम, आई थिंक सो, बिकॉज इसमें जैसे हम बोलते हैं ना, जब हम डिफेंस की तैयारी करते हैं और हम एक एसएसबी नाम का एक इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उसके अंदर एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, and there are some qualities which are required, like how determined you are, how disciplined you are, and how motivated you are. Because once you are motivated, once you are disciplined, you can ensure that okay, people working under you are also motivated and disciplined. So ऐसी कुछ qualities हैं, जैसे मैंने बताया, डिसिप्लिन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, आप डेडिकेटेड होने चाहिए, आप ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए. तो आई थिंक ये सारी क्वालिटीज हैं जो आप में होनी चाहिए अगर आप
यूनिफॉर्म सर्विस के लिए जाना चाहते हैं तो। आपने ये बहुत अच्छी चीजें मेंशन की, जो भी पॉइंट्स आपने बताया शायद आपको एक्सप्लिसिटली वो पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन के स्क्रीनिंग में नहीं दिखेगा, बट जिस तरीके से अलग अलग स्टेजेस होते हैं उस स्टेज में ये सारी चीजें अपने आप आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने लगती हैं, एंड इफ यू बिल्कुल सस्टेन विद मैम। दीज क्वालिटीज आप फाइनल लिस्ट में आपकी जगह बिल्कुल बन जाती। रवि जी, थोड़ा सा राइट। और सर्विसेज के बारे में जानेंगे, क्या क्या सर्विसेज, कौन कौन सी फोर्सेस इससे रिक्रूट करती हैं और आपकी क्या प्रेफरेंस है? तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर बेसिकली 6 फोर्सेस आती हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, ठीक है, ये सभी फोर्सेस आती हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ 5 फोर्सेस का रिक्रूटमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, और अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो वो यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जामिनेशन के थ्रू आप जा सकते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं जैसे डिफरेंट फोर्सेस की, तो हम कुछ फोर्सेस इसके अंदर बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, जैसे कि बीएसएफ जो कि इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर गार्ड करते हैं। उसके अलावा आईटीबीपी जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है, जो इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करती है। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल है जो नेपाल और भूटान बॉर्डर पर रहती है, और सीआरपीएफ है जो मेनली नक्सलाइट से हैंडल करती है, डील करती है। प्रेफरेंस की बात करूं तो काफी सारे लोगों को मैंने देखा है मोस्टली कि सिंस मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स बाय द नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन, तो ज्यादातर लोग सीआईएसएफ को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मानते हैं। बट मेरी प्रेफरेंस कुछ और थी। मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट आईटीबीपी है, बिकॉज आईटीबीपी इज अ फैंटास्टिक फोर्स एंड देयर आर वेरियस ऑप्शंस, एंड इट इज द मोस्ट टफ एंड स्किल्ड वर्क फोर्स इन आवर कंट्री। तो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ इट, और इसलिए मैंने आईटीबीपी को जो है फर्स्ट डाला था। उसके बाद मैंने एसएसबी को डाला था। उसके बाद मैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, और लास्ट में फिर मैंने सीआईएसएफ डाला था, जो आई थिंक बहुत ज्यादा रेयर मिलता है। रवि जी, बिल्कुल आपकी जो प्रेफरेंस है वो काफी अलग है, हमने भी देखा है। आईटीबीपी की जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जो आपको बहुत फैसिनेट करती हैं, जो बहुत काफी चैलेंजिंग है, आप थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता सकें तो। यस मैम, डेफिनेटली मैम। आईटीपी को जब मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था, उससे पहले मैंने काफी रिसर्च भी की थी, और उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड ये 52-53 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग मसूरी में होती है, वहाँ पर आईटीबीपी एकेडमी है। मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स, बहुत अच्छा वहाँ पे एटमॉस्फेयर रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपका फिजिकल ट्रेनिंग चलता है और साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग चलता है, बट फाइनली इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल कैपेबिलिटी। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो बहुत ज्यादा एडवेंचरस मुझे पर्सनली फील होते हैं, इसी वजह से मैंने इसको चुना है। जैसे कि आप इसमें माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं, जो मैं फ्यूचर में परस्यू करना चाहता हूँ डेफिनेटली। इसके बाद रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं आप मतलब पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं आप, डिफरेंट माउंटेन रीजन में सर्व कर सकते हैं। मुझे माउंटेन्स जो बहुत फैक्सिनेट करते हैं, दे आर वेरी पीसफुल एंड दे आर वेरी स्प्लेंड, मतलब बहुत अच्छे दिखते हैं वो। तो ये सब चीजें उसमें आती हैं। और आईटीबीपी की जो ट्रेनिंग होती है वो अपने आप में मतलब इतनी ज्यादा स्किल्ड होती है, क्योंकि आईटीबीपी के पर्सनल्स जो होते हैं वो हर कहीं रिक्वायर्ड होते हैं, हर कहीं सर्व करते हैं। आपने देखा होगा कि इट इज द फर्स्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम इन द हिमालयन रीजन। और उसके बाद फिर कहीं पर भी अगर मान लीजिए कोई भी बाकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी को कंडक्ट करवाना, आजकल हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, वहां पर ये किस तरीके से पीस मार्च कर रही है। उसके अलावा डिफरेंट पर्सनल्स को वीआईपी प्रोटेक्शन देना है, डिफरेंट नेशनल इंस्टॉलेशन है हमारे इंपॉर्टेंट, जैसे पार्लियामेंट है, तिहाड़ जेल है, उन सभी को तो जिस प्रोटेक्शन देना है, तो जिस तरीके का ये काम करती है वो बहुत ज्यादा वेरियस डोमेन्स है, डिफरेंट डोमेन्स है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा स्किल सेट है आईटीबीपी के पास। और ये पॉसिबल हो पाया है वहाँ की टफ ट्रेनिंग की वजह से। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। हमें भी पूरा विश्वास है कि आपने आईटीबीपी को अपनी प्रेफरेंस चुनी है और आप इसमें बहुत ही एक्सेल करेंगे। आगे बढ़ते हैं थैंक यू रवि, मैम। हमने आपकी इंटरेस्ट के बारे में जान लिया, आपके किस तरीके से आप सीएपीएफ एग्जाम की तरफ आपका रुझान हुआ। अब थोड़ी सी प्रिपरेटरी स्टेज की बात कर ली जाए तो कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन को अप्रोच किया? आपने बताया कि आप पहले सीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो कैसे इस यस तैयारी मैम। में आए, क्या डिफरेंस महसूस किया, और जो भी एस्पिरेंट सीएपीएफ को ही टारगेट करते अपनी तैयारी कैसे अप्रोच करनी है? जब मैंने सीएससी की तैयारी शुरू की राइट आफ्टर आई गॉट ग्रेजुएटेड इन 2017, तो मुझे एक साल तो पूरा ये मान के चलिए कि मुझे समझने में लग गया कि यूपीएससी आईएएस है क्या चीज। ये काफी एक बहुत ही बोलते हैं ना बहुत बड़ा समुंदर है ये, और इसको समझने में टाइम लगता है। तो मुझे भी लगा, मुझे एक साल लगा। हाँ, हालांकि इस पीरियड ऑफ टाइम में मैंने ये जरूर जान लिया था कि देर आर सम बेसिक बुक्स जो बहुत जरूरी होती हैं।
ठीक है, और वही बुक्स जो है वही आपकी सीएपीएफ में भी चाहिए होती हैं, आपको वही चीज उसमें भी पढ़नी है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि सीएपीएफ एसी जो है दैट एग्जामिनेशन इज अ सबसेट ऑफ द यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। जब मैंने पहले ईयर तैयार किया था अपना आईएएस का, और उसके बाद मैंने फिर अपना सीएपीएफ में डेडिकेशन लगाया, तो कुछ बुक्स हैं ऐसी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं जिनको आपको बार बार रिवाइज करना होता है। एंड देर इज सम डिफरेंस बिटवीन द प्रिपरेशन फॉर द सीएससी एंड सीएपीएफ। फॉर एग्जाम्पल कि जिस तरीके का करंट अफेयर्स जो है वो सीएपीएफ में पूछा जाता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जिस तरीके का जनरल स्टडीज जो है वो पूछा जाता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सीएपीएफ के अंदर मैथ्स का जो सेक्शन है और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब वहां पर काफी सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसलिए हमें सबसे बढ़िया चीज ये है कि अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिसमें हमें प्रीवियस ईयर पेपर को शामिल करना चाहिए कि क्या डिफरेंस है एक्चुअल में जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और जब हम सीएपीएफ की तैयारी करते हैं। दूसरी बात यह है जो आपने बोला कि सीएपीएफ एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए मतलब कुछ, तो मैं ये बता दूं कि जो सीएपीएफ की डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक दे आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, rather देन कि पहले आप सिविल्स की तैयारी करो फिर सीएपीएफ की तरफ आओ। इससे अच्छा आप डेडिकेटेड अगर सीएपीएफ जाना चाहते हो तो आप सीएपीएफ की ही तैयारी करो, क्योंकि ये टाइम भी बहुत कम लेगा एंड यू विल हैव काइंड ऑफ मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट व्हिच आई रियलाइज इन लेटर ईयर्स। आपने बहुत अच्छा बताया कि जिनको भी डेडिकेटेडली अगर आपने सोचा है सीएपीएफ के लिए तो आप लग जाइए तैयारी में। यस अब बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 सीएपीएफ में। तो कैसे आपने तैयारी को अप्रोच किया, किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली जिसे हम कहते हैं स्मार्ट स्टडीज स्ट्रैटेजी, किस तरीके से फॉर्मुलेट करके इसमें आगे बढ़ना है? इसमें मैं मतलब एस्पिरेंट्स के दो चीजें बताना चाहूंगा। पहला तो ये है कि काफी सारी गलतियां मैंने की थी और मैं चाहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वो गलतियां ना करें। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सबसे पहले देखें और उनको 3 से 4 बार पढ़ें, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द सीएपीएफ एग्जामिनेशन व्हिच आर काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द आईएएस एग्जामिनेशन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सेकंड थिंग जो मैंने गलती करी थी वो ये थी कि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे कुछ में, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे कि हमारे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो है एनसीईआरटीज, उसके नोट्स नहीं बनाए थे। उसके अलावा स्पेक्ट्रम जो है उसके नोट्स नहीं बनाए थे। तो अगर आप नोट मेकिंग कर लेते हैं ना तो मेरे हिसाब से 50% ऑफ द वर्क इज डन। उसके बाद 50% जो रह जाता है दैट इज जस्ट प्योर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको वो चीज ध्यान में लेके चलनी है। पेपर 1 की बात करूं मैं स्पेसिफिकली, तो पेपर 1 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे ये लगा कि साइंस जो सेक्शन आता है ना उसके अंदर से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। एंड इफ यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड एंड इफ यू आर नॉट इवन फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, देन आई थिंक यू मस्ट डू साइंस। यू शुड नेवर लीव साइंस। कि साइंस को छोड़ दिया पूरे तरीके से वो बिल्कुल ही मत करना। और साइंस को करना भी कहीं से नहीं है ज्यादा, सिर्फ आपको एनसीईआरटीज उठानी है इसके लिए, 6 से 10th क्लास तक की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बताएं मैथ्स की तरफ, तो मैथ्स जो सेक्शन होता है वो मेरे हिसाब से तो आपकी रैंक को इंश्योर करता है, आपके अच्छे मार्क्स को इंश्योर करेगा। ठीक है, तो मैथ्स की जो प्रैक्टिस है उसे आप कंटिन्यूस रखिए। अगर आपकी मैथ्स आज कमजोर भी है कोई बात नहीं, आप डेली 1 घंटा दीजिए मैथ्स को, और अगर 3 से 4 महीने आप प्रैक्टिस करेंगे एक एक घंटा सिर्फ, तो आई एम श्योर कि आप 15 में से 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे मत छोड़ना। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जैसे हैं पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत, जो पॉलिटी के लिए है, उसको आप बिल्कुल गो थ्रू हो जाइए उसके थ्रू। इसके बाद जो एनसीईआरटीज है हमारी उनको बिल्कुल मत छोड़िए। हिस्ट्री के एनसीईआरटीज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, तो उसको मत छोड़िए, उसको बिल्कुल करिए। तो जो चीजें आप कर सकते हैं ना उनकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय वो चीजें जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 125 क्वेश्चन में से सिर्फ मैंने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पेपर 1 में, ठीक है, लेकिन मैं श्योर था कि जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना उसमें मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, तो मेरे मार्क्स जो अराउंड 148 के आसपास बन रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी ये टारगेट करना है कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा रहे बजाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस के। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एक ठीक ठाक होने चाहिए कि आप 85 से लेके 95 या 100 तक करें, लेकिन मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी रहे वहां पर। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। रवि, ये तो रही आपने बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। भले ही क्वेश्चंस आप कम अटेम्प्ट करें, बट एक्यूरेसी किस तरीके से लानी है इस एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंट है। ये तो पेपर 1 की बात हुई। अब पेपर 2 जो कि सब्जेक्टिव होता है उसको किस तरीके से तैयारी करनी है? पेपर 2 जो होता है मेरे हिसाब से पेपर 2 जो है वो एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है जहां पर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, जो स्कोरिंग होता है। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपको जो है अपनी
रीजनिंग पावर जो है, या फिर मैं कहूँ कि चीजों को समझने की पावर, जो अंडरस्टैंडिंग पावर जो है, उसको बढ़ाना है, एनालिटिकल पावर को बढ़ाना है। और ऐसा किस लिए करना है? ताकि आप एसेज जो है वहां पर अच्छे पॉइंट्स डाल सकें, ताकि जब आप आर्ग्यूमेंट्स डालें तो वहां पर आप एक दमदार बात जो है रख सके अपनी। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको करना यह है कि आपके आसपास जो भी चीजें घट रही हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें न्यूज़पेपर के अंदर, तो बहुत सारी चीजें न्यूज़पेपर में हो रही हैं, आप उनको ध्यान से देखें। ठीक है, उनको समझे कि ऐसा क्यों कहा गया है और इसके पीछे मतलब उसको पूरा एनालाइज करें। जब आप उन चीजों को एनालाइज करना शुरू कर देंगे ना, तो धीरे धीरे आपका जो है एक मेंटल कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। और जो भी आप कुछ पढ़ें, मेरे हिसाब से तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं वो हमेशा उसके लिए एक नोटबुक बनाए रखें, जिसमें आप वो लिखते रहें और बार बार टाइम एंड अगेन उसको रिवाइज करते रहें। ताकि जब आप ऐसे लिखेंगे, जब आप आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे और जब आप इवन रिपोर्ट्स भी लिखेंगे, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि जो ग्रामर पार्ट है, आप ग्रामर पार्ट की तैयारी करें अच्छे से। ग्रामर पार्ट जो है बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है, 25 मार्क्स का आता है, और मेरे हिसाब से तो आप 15 प्लस मार्क्स जो है इसमें आसानी से ले सकते हैं। तो एक ग्रामर पार्ट हो गया है, और दूसरा जो मैंने बताया न्यूज़पेपर से एनालाइज करना चीजों को। अगर आप इन दो चीजों पर ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से पेपर 2 में आप आसानी से 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। रवि जी, जैसे आपने पेपर 2 के लिए बताया कि एसे सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन बहुत ही स्कोरिंग होता है, तो थोड़ा सा और इसके बारे में आप बताएं, थोड़ा सा इलाबोरेट करें। स्पेसिफिकली अगर ऐसे के बारे में बात की जाए, तो ऐसे क्या होता है एक्चुअल में? ऐसे मतलब है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आपके अपने थॉट्स क्या कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि इंडियन आर्मी के बारे में बात की जाए, तो इंडियन आर्मी के ऊपर अगर कोई ऐसे दिया गया है तो आप क्या सोचते हैं? या फिर इलेक्शन के ऊपर दे दिया जाए तो आप क्या सोचते हैं? जैसे वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसमें क्या है, मेनली बात ये होती है कि आप क्या सोचते हैं वो मैटर करता है, और वही आपको ऐसे में लिखना होता है। तो देखिए, अब आप क्या सोचते हैं ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, उन्हें एनालाइज़ करेंगे। हम ह्यूमन बीइंग्स को सब कुछ नहीं पता हो सकता, हमें भी बाकी लोगों को देख के सीखना होता है। तो यही काम आपको करना है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, वहाँ पर एक्सपर्ट्स कॉलम होता है। आप उसको देखें कि यहाँ के ओके पर्टिकुलर इलेक्शन से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। तो आपको कोई पॉइंट पसंद आया या आपको नहीं पता था, वो आपने नोट डाउन कर लिया। इसी तरीके से जब आप यूट्यूब से कोई चैनल देखते हैं या फिर आप टीवी पर कोई चैनल देखते हैं और आपको उसमें कोई डिबेट दिख रही है, कोई टॉपिक बताया जा रहा है, तो आप उसमें से नोट डाउन कर ले पॉइंट्स कि ओके ये अच्छा पॉइंट हो सकता है एंड आई शुड इंक्लूड दिस इन माय एसे। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को एनालाइज़ करना शुरू कर देंगे एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तब जो है आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी और एसे को लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसके साथ-साथ आपको कुछ चीज़ें और करनी है, जैसे कि एसे, कोई भी एसे जो होता है वो क्रेडिबल लगना चाहिए, और क्रेडिबिलिटी तब आएगी जब आपके सोर्सेज़ जो हैं वो क्रेडिबल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई रिपोर्ट कोट करना चाहते हैं, तो आप डब्ल्यूएचओ से कोई रिपोर्ट कोट कीजिए, कोई इंडेक्स कोट कीजिए। जब आप इन चीज़ों से काम करते हैं ना, तो आपकी बात में दम लगता है, वज़न लगता है। ये ऐसे लगता है कि आप, हाँ, यू आर टॉकिंग होलोज़, आप हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो मेरे हिसाब से ऐसे यही है कि आपके अपने व्यूज़ क्या हैं, जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स उनको साथ में डालिए ताकि आपकी बात जो है वो क्रेडिबल लगे। तो यही ऐसे का मेरे हिसाब से एक जो मैं बोलूँगा सार है, और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। नोट्स मेकिंग की बात करते हैं। आपने कहा कि पहले आपने नोट्स नहीं बनाए थे, बट फिर देन लेटर ऑन यू रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इज मेकिंग नोट्स। आप किस तरीके राइट। से टैक्टिकली नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि कई बार होता है हम अप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं कि कैसे यस मैम। नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजिकली होनी चाहिए। यस मैम, आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात की है। नोट्स मेकिंग जो है वो स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। अगर आपके नोट्स अच्छे नहीं होंगे तो फिर सोच लीजिए कि आप रिवीजन क्या करेंगे और क्या एग्जाम में लिखेंगे। तो नोट्स का एक तरीका ये होता है, देखो, अगर हमारे पास कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, और फिर हम किसी किताब से नोट बना रहे हैं, तो आप फिर सारे पॉइंट्स को जो है इंपॉर्टेंट समझ के उनको लिख लेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लेंथी पार्ट हो जाएगा। फिर वो नोट्स नहीं रह जाएँगे, वो एक और नोटबुक हो जाएगी। तो एक नोटबुक से आप दूसरी नोटबुक जस्ट बना रहे हैं कॉपी पेस्ट करके, तो वो काम नहीं करना है। अब उससे बचना कैसे कि वो काम ना हो? तो सबसे अच्छा तरीका ये है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए आप। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि क्या चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और कैसे पूछी जाती हैं। स्टेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं या फिर नहीं आते हैं कि ये चीज़ जो है कौन-सी डेट को हुई है, ऐसे क्वेश्चन्स नहीं आते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हुए सिर्फ ये चीज़ें नोट डाउन कर रहे हो कि ओके बैटल ऑफ तराइन जो है 1191 में हुआ है और बाकी बैटल जो है इस सन में हुआ है, जबकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब आपको पता नहीं था क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाए नहीं।
तो इसलिए ये काम जरूर करना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएं, उन्हें 3 से 4 बार पढ़ें, और जब आपको लग जाए हाँ मेरे को अब अंदाजा है अच्छे से कि यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स जो अभी है उनको उठा के पढ़ना है। अभी भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। अब क्या करना है, आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कम से कम 2 बार बिना अंडरलाइन किए पढ़ना है। ठीक है, जब आपने बिना अंडरलाइन के लिए पढ़ लिया, ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि अगर आप पहली बार में अंडरलाइन करेंगे तो आपको सच में कोई आइडिया नहीं होगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज नहीं है। तो आप उसे 2 बार पढ़ें सही से, और जब तीसरी बार पढ़े ना तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़े हैं, आपने नोटबुक भी पढ़ी है, आपको एक अंदाजा हो गया ओके दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव एंड दिस इज जस्ट अ फॉर्डर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज ये है, जब भी आप नोट्स बनाए तो नोट्स हमेशा फ्री शीट्स में बनाए, जो ए फोर साइज की शीट्स होती हैं आप उनको लें। ठीक है, मतलब उसमें अंडरलाइन नहीं होता है, वो बिना अंडरलाइन के लिए होती हैं, और आप बिना अंडरलाइन वाली ही लें, ताकि आपको ऐसे राइटिंग की भी जो है वो प्रैक्टिस होती रहे कि आप स्ट्रेट लाइन में लिख पा रहे हैं सही से या फिर नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, जब भी आप नोट्स बनाए तो नोट्स में क्या करें, 30% जो नोट्स का हिस्सा है ना आप उसमें लाइन मार्क कर दें, एंड दैट इज ट्रीटेड एज एडिशनल पेज। ठीक है, उसके बाद जो 70% है आप उसमें मेन नोट्स बनाएं। जब आप सारे नोट्स बनाने गए वो 30% हिस्सा खाली रह जाएगा। तो जब आप बार बार पढ़ेंगे उस चीज को तो आपको कुछ चीजें रियलाइज होंगी कि हाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया था, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो 30% एरिया में हमेशा लिख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपके नोट्स जो है कॉम्प्रिहेंसिव होंगे और मतलब लेजिबल होंगे, आपको साफ साफ पढ़ने में आएंगे, ना कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड बनाएंगे। अगर आप वो स्पेस नहीं छोड़ते तो कंजेस्टेड बन जाते हैं नोट्स, जिससे प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज आपको ध्यान देनी है। आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि किस तरीके से नोट्स मेकिंग इफेक्टिव हो। थोड़ा सा अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, यस मैम। क्योंकि आपने पहले भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस तो बता दी है, बट टेस्ट सीरीज का क्या रोल है आप वो भी बताएं थोड़ा सा। मैं अगर पर्सनल अपने बारे में बताऊं तो मैंने इतने सारे सीडीएस के एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे रिटन एग्जाम दिए हैं, तो मुझे मेरी प्रैक्टिस तो वहीं से बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज से मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि आपको रियल टाइम सिनेरियो में बैठने की आदत नहीं होती है। आप घर में भले ही बैठ लें, लेकिन घर में भी वो एटमॉस्फेयर, जो वो जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार। ठीक है, उस प्रेशर से होके जाना बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आपको एक रियल टाइम सिनेरियो का अंदाजा हो। तो जो टेस्ट सीरीज होते हैं मेरे हिसाब से वहां पर वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। दूसरा, टेस्ट सीरीज इसलिए भी हेल्प करते हैं कि वो आपका एक ट्रैक बना के रखते हैं कि ओके यू आर वीक इन दीज सर्टेन एरियाज एंड यू नीड टू वर्क अपॉन देम। तो वो भी आपको अपनी वीकनेसेस जो है वो साथ साथ पता चलती रहती हैं। तो मेरे हिसाब से इन दो तरीकों से टेस्ट सीरीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, और अगर आप करना चाहें तो आपको करनी चाहिए टेस्ट सीरीज। रवि, करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है इस एग्जामिनेशन में। किस तरीके से आपने इसे कवर किया? करंट अफेयर सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए भी, क्योंकि उसमें करीब आपके 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 2 के लिए तो बहुत ज्यादा है। आपको अवेयर होना चाहिए आपको कि हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो उसके लिए करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो जो मेरा करंट अफेयर्स रहा था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स स्टडी आईक्यू से प्रिपेयर किया है। और स्टडी आईक्यू की फैकल्टी, उनके पढ़ाने का तरीका, मैं मतलब 3 साल से स्टडी आईक्यू को फॉलो कर रहा हूँ, जब से मैंने आईएएस की तैयारी शुरू की थी। और उसके बाद सीएपीएफ की तैयारी में मैंने पूरा स्टडी आईक्यू को मतलब पढ़ा है, देखा है। वहां पर अंकित सर हैं, सिद्धांत अग्निहोत्री सर हैं, प्रशांत धवन सर भी थे, और महिपाल सिंह राठौर सर भी थे, और गौरव गौरव सर भी थे। तो सबके जो है वीडियोस को मैंने देखा है, और उससे एक बहुत ज्यादा मेरे को एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हुई है डिफरेंट टॉपिक्स को लेके। और जेन्युइनली मेरे इंटरव्यू में तो सबसे ज्यादा मदद की है जो भी मैंने ये वीडियोस देखी थी। तो करंट अफेयर्स को जो है आपको मेक श्योर कि आप करंट अफेयर्स को करें। आप स्टडी आईक्यू से कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म पता है तो आप वहां से भी थोड़े बहुत पॉइंट्स जो है इकट्ठा कर सकते हैं। रवि, हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी इस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन पाए हैं। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और आपने बहुत ही हमें खुशी है इस बात की। अब आगे बढ़ते हैं, हमने रिटन टेस्ट के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कुछ फिजिकल टेस्ट के बारे में। आप हमेशा से ही डिफेंस एस्पिरेंट होंगे, तो हमेशा तैयारी तो शुरू से ही इस दिशा में होगी, बट हम जानना चाहते हैं कैसे तैयारी एक्चुअली करनी चाहिए। हाँ, शुरू से ही मैं अपने फिजिकल को मतलब वेल मेंटेन करने की कोशिश रही है मेरी। आई यूज्ड टू गो टू पार्क ऑन डेली बेसिस। दूसरा, मैं एक चीज बता दूं कि ये जो एग्जाम है इसके लिए आपको फिजिकल की तैयारी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इट्स एन इजी टास्क, इट्स अ केक वॉक, बहुत आसानी से आखिरी के 1 महीने में तैयारी से हो जाएगा। ट्रस्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी तैयारी को तभी से शुरू कर दीजिए जब से आपको लगता है कि आपका जो रिटन एग्जाम है वो क्लियर है और आपको फिजिकल के लिए कॉल आने वाला है।
ठीक है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जो लॉन्ग जंप है वो बहुत वीक रहा था, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया। इनफैक्ट मैंने दो दो बार दिन में दो दो बार प्रैक्टिस की है, वो भी दिसंबर की ठंड में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है इसको। शुरू से ही अपनी सारी चीजों पर ध्यान रखिए। हाँ, उसको धीरे धीरे डेवलप कीजिए, एक साथ वो नहीं होगा, एक साथ करिए भी मत, और आपको इंजर्ड बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे पहले आपकी खुद की सेफ्टी है, उसका ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छी पॉइंट आपने मेंशन किया कि कई बार हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि ठीक है हो जाएगा, बट ये ठीक है वाला एटीट्यूड हर बार ठीक नहीं होता है। राइट मैम। इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, तो कैसा माहौल था आपने जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप गए? क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कुछ आप शेयर कर सके हमारे साथ? तो जब मैं गया था बाहर तो एक्चुअली दे वर हैविंग देयर टी टी टाइम था उस टाइम, तो मेरे को थोड़ी देर और बाहर बैठना पड़ा। एंड मतलब दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। हालांकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, मतलब 12-13 बार मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, लेकिन फिर भी आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल कि आप थोड़ा सा नर्वस तो होते ही हैं। तो जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने बहुत देयर वाज वेरी वार्म वेलकम। जो चेयरमैन सर है उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से बोला कि ओके सिट डाउन रवि, हाउ आर यू। उन्होंने मेरे बारे में पूछा। बेसिकली इंटरव्यू के अंदर जो मेरे क्वेश्चंस रहे हैं वो मैं बोलूंगा कि 30% देवर डीएफ बेस्ड एंड रेस्ट 70% वर करंट अफेयर बेस्ड। कुछ मैं क्वेश्चंस जैसे बताना चाहता हूँ। पहले उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएपीएफ एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड हाउ दिस न्यू टर्म सीएपीएफ केम अप इनटू पिक्चर। उसके बाद उन्होंने पूछा कौन कौन सी फोर्सेज हैं। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने मेरे स्कूल के बारे में पूछा। आई एम फ्रॉम अ सर्वोदय स्कूल, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वोदय एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अंत्योदय। देयर इज अ कॉन्सेप्ट अंत्योदय एंड सर्वोदय। After that, I have got a scholarship scheme, like central sector scholarship scheme. So he asked the difference between the central sector scholarship scheme and central sponsored scheme. So these are two kind of schemes. Then, majorly, as I'm saying, the questions were from the current affairs section. So the like interviewer, like the chairman sir and rest of the members, they started putting questions from like China's perspective, like Indo-China relations. So this sir asked like, what is going on between India and China? Tell me in brief. And like why China is trying to surround India, like in the Pacific Ocean. So I tried to answer them in my best of my capabilities, whatever I have learned from the study IQ and different sources. So these things really helped me a lot because I developed a perspective from the study IQ channel. So that's how they helped me in the interview. एंड उसके बाद फिर कुछ चीजें पूछी, जैसे कि कुछ मजाक हुआ कि सर ने बोला ओके गिवन अ चांस, अगर आपको कहीं पे जाने का मौका मिले, कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। सो आई क्विकली सेड कि सर आई गो फॉर बंजी जंपिंग। सो दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग। बट वन थिंग आई कैन से दैट यू नीड टू बी लाइक काम। एंड अगर आपको थोड़ा हंसना है आप थोड़ा हंस सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। डोंट बी सो नर्वस। नर्वस रहने की जरूरत नहीं है। और अगर अगर आपको नहीं आता, जेनुअनली मेरे को यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन नहीं आते थे, तो आई जस्ट सेड सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट देम, but I will try to like look into it, or I'll try to research it. And they said okay, okay, that's okay. I think we don't need to bluff over there. अगर हम ब्लफिंग करेंगे तो फिर आपकी ऑनेस्टी जो है वो फिर कहीं ना कहीं मतलब नेगेटिव चली जाती है। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए और आपने उसे कितने अच्छे से आंसर किया। आपने जैसे कहा कि कुछ क्वेश्चंस आपको आ नहीं रहे थे एंड यू हैव वेरी पॉजिटिवली रिप्लाइड कि आपको नहीं आ रहा है। yes. कई बार जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं और कॉन्जिक्यूटिवली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाता एंड यू कैन नॉट परफॉर्म आगे का इंटरव्यू भी सो वेल। तो इस केस में जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट फाइनली इंटरव्यू बोर्ड के सामने, उनको किस तरीके से अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है? मैम मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जैसे बताया मैं बहुत सारे एसएसबीज को फेस कर चुका हूँ और ये वाला यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इंटरव्यू में आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता है। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं आती है। हमें बहुत थोड़ा पता होता है, लेकिन हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, जो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है हमें सब चीजें आती हो, लेकिन उसको कहने का एक तरीका होता है। आप एक तरीका तो ये बोल सकते हैं कि सॉरी सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो दे ही नहीं रखा था, ये तो सिलेबस में भी नहीं था। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है ओके सर, ओके व्हाट इफ आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू लुक इनटू दिस एंड आई विल गेट बैक टू यू। ऐसे कुछ करके ही बोल सकते हैं। हाँ, आप बाद में उनसे मिलने नहीं वाले हैं, लेकिन ये दिखाता है कि आपकी अप्रोच किस तरीके से है।
तो आपकी जो अप्रोच है ना वो मायने रखती है। जो भी क्वेश्चन आपको आता है, अगर 100 में से आपको 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप 30 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बट द अप्रोच शुड बी राइट, और वही अप्रोच को आपको लेते हुए जाना है। Yes, your approach should be right, and this is a very important point जो आपने मेंशन किया। आपको क्या कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में मिले थे? हाँ, लकीली मैम नहीं मिले थे मुझे। रवि, हमने कई सारी चीजें कवर की इस एग्जामिनेशन के बारे में, बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में बात की। रवि के साथ हमने बहुत ही डिटेल में बात की किस तरीके से उनकी जर्नी शुरू हुई और फाइनली आज वो यूपीएससी सीएपीएफ रैंक 9 है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीएपीएफ का जब हम फॉर्म भरते हैं तो कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जैसे एज तो इट्स वेरी ऑब्वियस, बट कुछ बीएमआई क्राइटेरिया होता है। तो हम रवि से जानते हैं, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स तैयारी कर लेते हैं सीएपीएफ की, बट वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल ना होने की वजह से वो मेहनत खराब हो जाती। तो इन क्राइटेरिया के बारे में आप बताएं। बिल्कुल मैम, ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आखिर में फिर आपको पता चलता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। तो सबसे पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि जो भी नोटिफिकेशन आया है आप उसको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ें। आप उसको कोई भी चीज स्किप ना करें, वो आपके लिए, आपके पढ़ने के लिए है। ठीक है? तो इसमें कुछ बेसिक एलिजिबिलिटीज होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो ये है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप या तो फाइनल ईयर में होने चाहिए या फिर आप एजुकेट मतलब ग्रेजुएटेड होने चाहिए। पहली चीज ये है। दूसरी चीज आपकी एज क्या है। तो फॉर जनरल कैंडिडेट्स इट इज 25 years, एंड इफ यू बिलोंग टू लाइक ओबीसी 3 year रिलैक्सेशन इज देयर, एंड देन 5 year फॉर एससी एंड एसटी एंड एक्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो ये चीज आपकी एज क्राइटेरिया है। इसके बाद आता है आपका फिजिकल जो फिटनेस है वो कैसी है, फिजिकल और मेडिकल कंडीशन कैसी है। तो आपका कोई भी मेजर ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद आपके जैसे बॉडी मास इंडेक्स की हम बात करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर हाइट एंड योर वेट, वो आपका एक पर्टिकुलर कैटेगरी में होना चाहिए। हालांकि वो चीज आप थोड़ा सा उसको सही कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी लाइक टू डेविएटेड, बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज आप 3-4 महीने में कम नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको देखना है। ठीक है? आपकी आई साइट जो है वो कितनी है, मतलब ग्लासेस के साथ भी, करेक्शन के साथ भी कितनी हो रही है, वो क्या वो इस लिमिट के अंदर है जो नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी अगर आप नोटिफिकेशन के से अच्छे से गो थ्रू होंगे। तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने पहले भी बात की कि तैयारी कर लेते हैं, बट व्हेन दे फाइनली गो टू फिल द फॉर्म देन दे रियलाइज कि वो उस क्राइटेरिया में ही नहीं फिट हो रहे। तो इसलिए आप जब भी नोटिफिकेशन आए क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ें। रवि, आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं उन एस्पिरेंट्स को जो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सीएपीएफ का एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए आपकी सजेशंस बहुत ही वैल्यूएबल रहेंगी। हाँ, मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ, और मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे खूब सारे फेलियर्स रहे हैं अपने जर्नी के लिए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनके सामने 1, 2 या 3 बार या 5 बार या 10 बार फेल हुए हैं। तो उनको मैं बता दूं कि जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि आप एक लो पॉइंट पर है, आपको मतलब बिल्कुल छोड़ने का मन कर रहा है कि यू वांट टू क्विट इट, तो आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करना और अपने आप को उस चीज में अज्यूम करो जो आप बनना चाहते हो। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं अपनी आंखें बंद करता था और मैं अपने आप को यूनिफॉर्म में अज्यूम करता था। उसके बाद जो ऐसी एनर्जी आपके पास आएगी ना, तो मतलब आप सब कुछ कर जाओगे, ट्रस्ट मी एंड आई कैन गारंटी यू। ठीक है? तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, कितने भी फेलियर्स हो, आपको हमेशा अपने एम की तरफ देखते रहना है और उसे पूरा करने के लिए अपना 100% देना है। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें बहुत खुशी है कि स्टडी आईक्यू आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन पाई। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से पूरी जर्नी आपने डेडिकेटेडली काम किया है, आप आईटीबीपी ज्वाइन करने वाले हैं और उतने ही शिद्दत से आप लीड करेंगे। थैंक यू सो मच रवि।